सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी है। इस कहानी में लेखक मनोहर श्याम जोशी ने पीढ़ी का अंतराल विषय वस्तु को कहानी का केंद्र बनाया है। इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू पुराने पीढ़ी के हैं। वह अपने पारंपरिक आदर्शों को नहीं त्यागना चाहते। वे अपने आदर्श पुरुष किशन दा के बताए गए रास्ते पर ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि जब वे बहुत पहले दिल्ली आए थे तो किशन दा ने ही उन्हें आश्रय दिया और दिल्ली में उनको नौकरी दिलवाई। उसके बाद भी वे हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहे। किशन दा, जिनका पूरा नाम कृष्णानंद पांडे था, वे स्वयं जिंदगी भर कुंवारे रहे और उनका घर उत्तरांचल के पहाड़ी गांव से आकर रहने वाले लोगों के लिए एक आश्रय स्थल था और कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र भी था। किशन दा नौकरी से रिटायर होने के कुछ दिनों बाद दुनिया छोड़कर चले गए। यशोधर बाबू उन्हें याद करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। यशोधर बाबू हमेशा उनके आदर्शों पर चलने की बात किया करते थे, लेकिन समय के अनुसार बहुत कुछ बदल गया था। वर्तमान दिल्ली वह दिल्ली नहीं थी जो उनके युवावस्था के समय की दिल्ली थी। समय के साथ न केवल शहर बदला, बल्कि शहर के लोग, वहाँ की जीवन शैली भी बदल गई। यशोधर बाबू समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए। आज वह अपने ही घर में पराये हो गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो नई पीढ़ी के हैं उनके आदर्शों को पसंद नहीं करते। उनका बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, जिसका पिछले वर्ष एलाइड सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि फिर से आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसका एक और बेटा है जो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की जिद कर रही है। शादी के तमाम प्रस्तावों को उसकी बेटी मना करती रही है। यह सारी बातें यशोधर बाबू के लिए अनोखी है, क्योंकि वह पुराने पीढ़ी के हैं और अपने पारंपरिक आदर्शों से चिपके हुए हैं। उन आदर्शों को छोड़कर नई पीढ़ी के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं। कहानी में पुराने पीढ़ी के पात्र हैं यशोधर बाबू और किशन दा, तो नए पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं उनके दफ्तर के कर्मचारी मेनन, चड्डा और परिवार में उनके अपने बच्चे। यशोधर बाबू नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, इसलिए उन्हें अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है। कहानी के आरंभ में बताया गया है कि दफ्तर के कर्मचारियों को अनायास पता चलता है कि उस दिन यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं सालगिरह है, तो दफ्तर के कर्मचारी उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं। यशोधर बाबू फजूल खर्ची पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उनका मन रखने के लिए उन्हें पैसे दे देते हैं। दफ्तर से वापस आते समय वह अक्सर जल्दी नहीं आते थे, बल्कि बिरला मंदिर जाना, वहाँ प्रवचन सुनना और गोल मार्केट जाकर सब्जियाँ खरीदना उनका नियमित स्वभाव बन गया था। जब वह अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी उसके बेटे ने रखी है, जिसमें ऑफिस के बहुत सारे मेहमान बुलाए गए हैं। बेटे के कंपनी के बहुत से अधिकारी अपनी कार और दूसरी गाड़ियों में उसके घर आए हैं। यशोधर बाबू जब घर पहुंचते हैं तो वह इस पार्टी से बचना चाहते हैं, क्योंकि वह इसे व्यर्थ का दिखावा समझते हैं, लेकिन जिद के कारण पार्टी में शामिल होते हैं। केक काटा जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन यशोधर बाबू यह कहकर मना कर देते हैं कि मैं केक नहीं खाता, क्योंकि इसमें अंडा पड़ा होता है। और इसके बाद संध्या पूजा के बहाने अंदर चले जाते हैं और सभी मेहमानों के जाने के बाद ही वापस आते हैं। इसके बाद उनका बेटा अपने पिता को एक ऊनी गाउन उपहार में देते हुए कहता है कि आप इसे पहनकर सुबह दूध लाने जाया करें। फटी तहमत पहनकर आप दूध लेने जाते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक तरह से उन्हें अपने स्टेटस की चिंता लगी रहती है। अंत में यशोधर बाबू यही सोचते हैं कि बच्चों का उनके प्रति प्रेम तो ठीक है, लेकिन वह यह भी तो कह सकते थे कि दूध लाने मैं जाया करूँगा। इस तरह यशोधर बाबू अपने पुराने आदर्शों से चिपके रहने के कारण लगातार दुखी होते हैं और निराश रहते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी न तो उनकी भावनाओं को समझना चाहती है, न उनके आदर्शों पर चलना चाहती है।
यह कहानी यही संदेश हमें देती है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की भावना का सम्मान करना चाहिए, तो दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तभी समाज में समरसता का भाव उत्पन्न हो सकता है।